दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो या फिर एनडीए गठबंधन यानी महायुति की तरफ से हो। लेकिन इस बिछी हुई बिसात के बीच सीट शेयरिंग और बाकी चीजों को लेकर जो खबरें चल रही है, उन खबरों को अगर छोड़ दिया जाए, और इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि ये सारी चीजें जब एक से ज्यादा पार्टियां गठबंधन में होती है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस स्वाभाविक प्रक्रिया को एक तरफ रखकर यदि देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र के जनमत में औपचारिकता के सिवा ज्यादा कुछ शेष नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के आंकड़े दरअसल ये बता रहे हैं कि कोई भी रीजन हो, महाराष्ट्र का कोई भी इलाका हो, सबको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े को छू पाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 145 यानी बहुमत का आंकड़ा प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि उसके लिए नाक का सवाल बना हुआ है कि 50 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाए। और 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाने के पीछे, वहां तक पहुंचने के लिए मशक्कत करने के पीछे हालात जो बने हुए हैं, उस हालात पर यदि आप गौर करें तो एक तरफ साफ दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य की जनता इस बार सरकार गिराने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए वोट कर रही है। इलेक्शन कई तरह से होते हैं, चुनाव कई तरह से होते हैं, और चुनाव का नैरेटिव भी अलग अलग तरीके से हर चुनाव में परिस्थितियों के हिसाब से सेट होता है। 2014 का लोकसभा चुनाव यदि आप देखें तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह सरकार को हटाने के लिए जनता वोट दे रही थी, नरेंद्र मोदी को लाने के लिए वोट नहीं दे रही थी। लेकिन यदि उसके पहले के 2009 के चुनाव को देखें तो मनमोहन सिंह को दूसरा मौका देने के लिए जनता वोट दे रही थी। 2019 के चुनाव को देखें तो पुलवामा बालाकोट की परिस्थितियों के बाद इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को लाने के लिए वोट दे रही थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो न तो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वोट दे रही थी, न नरेंद्र मोदी को लाने के लिए वोट दे रही थी। राहुल गांधी की अपील पर भरोसा कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी का संगठन इतना लचर था कि मुद्दा सुस्त गवाह चुस्त जैसी स्थिति बनी हुई थी। सहयोगी दल अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, ज्यादातर सहयोगी दल। कांग्रेस जहां सीधे भाजपा से लड़ रही थी, वहां कांग्रेस पार्टी लुटती पिटती हुई नजर आ रही थी। आज महाराष्ट्र की स्थिति यही है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कोई मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र की जनता के बीच अजीत पवार कोई मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र की जनता के बीच देवेंद्र फडणवीस कोई मुद्दा नहीं बन रहे, और महाराष्ट्र की जनता के बीच चुनावी हिंदुत्व या जो पोस्टर मुंबई में लगाए गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे टाइप, ये सारे पोस्टर बेमानी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज महाराष्ट्र के बीच मुद्दा यही दिखाई दे रहा है कि आखिर सरकार महाराष्ट्र में जो बनेगी, उस सरकार का स्वरूप किस रूप में सामने आएगा। सीटों की संख्या महाविकास आघाड़ी की 200 पार करेगी या 240 पार करेगी, हालात ये बने हुए हैं। विमर्श का स्तर यहां तक जाके टिका हुआ है। और ये सिर्फ एक इलाके में नहीं है दोस्तों। कोई कहे कि यह स्थिति सिर्फ मुंबई महानगर में है जहां बीएमसी का चुनाव टालने से लोग नाराज हैं। जी नहीं, बीएमसी का चुनाव एक फैक्टर है, मुंबई में भी, मुंबई के बाहर भी, लेकिन अकेला फैक्टर नहीं है। आप मुंबई महानगर की बात करें, उपनगरीय इलाकों की बात करें, कोंकण की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, खानदेश की बात करें, पुणे बारामती बेल्ट की बात करें या विदर्भ की बात करें, किसी भी इलाके की बात महाराष्ट्र की जाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न तो नेता है, न एजेंडा दिख रहा है, न नैरेटिव दिख रहा है, और न ही भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी स्कीम के सहारे लाभ उठाने की स्थिति में है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो चुनावी घोड़ा है वो भी उधार का है। एकनाथ शिंदे का चेहरा लगा हुआ है, भले ही औपचारिक डिक्लेरेशन मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर नहीं हो रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे का चेहरा क्या महाराष्ट्र की जनता के बीच एक क्रेडिबल चेहरा बन पाया है? मराठी मानुस पार्टियां तोड़ने और राजनीतिक दगाबाजी को कभी भी स्वीकार नहीं करता, और यह आज का इतिहास नहीं है, पिछले 300-400 सालों का इतिहास है। और आज उसी महाराष्ट्र में मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है।
बेरोजगारी के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात ले जाया गया, चाहे सेमीकंडक्टर चिप वाला मामला हो या कोई दूसरा मामला हो। और मुद्दा क्या बना हुआ है? पार्टियां तोड़ी गई। महाराष्ट्र की पार्टियां, शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली, मराठी मानुष की अस्मिता के सवाल को लेकर लड़ने वाली बाल ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया। उसके आगे जाकर देखें तो एनसीपी यानी महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया। दोनों का सिंबल छीन लिया गया। बगावती गुट को सिंबल दे दिया गया, उसे ही असली पार्टी का दर्जा दे दिया गया। विदर्भ में किसानों की स्थिति सुधर गई क्या नरेंद्र मोदी के 7-8-10 साल के कार्यकाल में? या भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में सुधर गई क्या? नहीं सुधरी। पानी की समस्या दूर हो गई क्या? जो पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत थी, पीने के पानी के लिए लोग कई किलोमीटर तक चलते हैं, क्या वो दूर हो गई? उत्तर महाराष्ट्र के इलाके की जो समस्या थी, क्या वो दूर हो गई? नासिक के प्याज किसानों को उचित मूल्य मिलने लगा क्या? कोई मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने और गिराने का खेल हुआ। और जब सरकार बनाने गिराने का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था, किसी को मुख्यमंत्री बनना था, किसी को उप मुख्यमंत्री बनना था, किसी को ईडी के प्रकोप से बचना था, तो किसी को पार्टी की साख बचाने के लिए खुद को मुख्यमंत्री की जगह डिप्टी सीएम बनना स्वीकार करना था। यही महाराष्ट्र में चल रहा था। एक डिप्टी सीएम तो यहां तक कहते पाए गए कि उनके बच्चे पूछते हैं कि ये डिप्टी कब तक लगा रहेगा। गुवाहाटी के होटल में अलग खेल चल रहा था और इन सब के बीच सहानुभूति की लहर अपना काम कर रही थी। जनता के बीच उद्धव ठाकरे के 32 महीने के शासनकाल को लोग याद कर रहे थे। हिंदुत्व की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी, उस पार्टी के पक्ष में मुसलमान वोटर भी मजबूरीवश नहीं बल्कि खुशी से वोट देने की स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस क्या तंज कसते हैं। ये सारी चीजें अब बेमानी हो चुकी है, क्योंकि चुनाव अब तंज, चुनाव अब सांप्रदायिकता, इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जनता के मुद्दों पर जा चुका है। सरकारी कर्मचारी अलग पर परेशान है। वो अपनी पेंशन के लिए 17 लाख सरकारी कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी किए थे। और वही सरकारी कर्मचारी पूरे चुनाव मैनेजमेंट को देखेंगे, बूथ वाइज मैनेजमेंट उनका होगा। और मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम की तर्ज पर एक स्कीम वहां भी लॉन्च कर दी गई। लेकिन क्या महाराष्ट्र में स्कीम के सहारे चुनाव जीता जाता है? स्कीम के सहारे चुनाव जीता जाता तो 1995 में शरद पवार नहीं हारते। स्कीम के सहारे चुनाव जीता जाता तो 1999 में मनोहर जोशी और नारायण राणे के रूप में 2 मुख्यमंत्री देखने वाली एनडीए सरकार नहीं हारती। दरअसल महाराष्ट्र इमोशन सोक्ड पॉलिटिक्स, भावना प्रधान राजनीति को प्राथमिकता देने वाला राज्य है। सबसे बड़ी जो चुनावी माहौल बनाने वाली जो एक पूरा का पूरा जो परिस्थितियों को निर्मित करने वाला हालात बना हुआ है, उस हालात पर यदि आप गौर करें तो धोखे की सियासत बड़ा मुद्दा है। गुजरात लॉबी का कथित हस्तक्षेप बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र के संसाधनों पर मराठी मानुष का हक या किसी और का हक, यह बड़ा मुद्दा है। और इन सब से आगे बढ़कर के देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों के चेहरे से जनता का उबा हुआ होना, यह भी काफी हद तक महाविकास आघाड़ी की मदद कर रहा है। शरद पवार अपने सिंबल को जनता के बीच पहुंचा चुके हैं, नए चुनाव चिन्ह को। उद्धव ठाकरे अपने नए चुनाव चिन्ह मशाल को, जो लोकसभा चुनाव में ढंग से नहीं पहुंचा पाए थे, वो पहुंचा चुके हैं। सीट शेयरिंग का मामला अंतिम दौर में है। कभी भी खबर आ सकती है कि सीट शेयरिंग फाइनलाइज हो गई, सहमति बन गई सीटों को लेकर, और सीटों को लेकर तकरीबन 270 से ज्यादा सीटों पर बन चुकी है सहमति। सिर्फ 12-14 सीटों का जो मामला बचा हुआ है, वहां पर भी जो अंतिम सूचना मिल रही है कि उस पर सहमति बना ली गई है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा यह हो गया है
कि विनेबिलिटी वाले, चुनाव में जीतने की संभावना रखने वाले कैंडिडेट किस पार्टी के पास है, किस सीट पर किस पार्टी के पास है। विदर्भ में एक तरह से कांग्रेस को वॉकओवर दिया गया है, कुछ सीटों पर शिवसेना और एनसीपी की दावेदारी है, यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी की दावेदारी है। और वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जिससे कि कल जिस प्रकार का अफवाह तंत्र सक्रिय था, उस अफवाह तंत्र के सहारे गठबंधन ही टूट जाए। वो मुद्दा करीब करीब सोल्व हो चुका है। मुंबई महानगर की कुछ सीटों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में अभी जिद चल रही थी, जिसे अब करीब करीब खत्म कर लिए जाने की खबरें आ रही है। और इस जिद का ही परिणाम था कि मुंबई की 1-2 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को, यानी शिंदे गुट और बीजेपी को चुनाव में सफलता मिल गई थी। कांग्रेस के पास कैंडिडेट मजबूत थे, शिवसेना ने ले ली। कहीं शिवसेना के पास मजबूत कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने ले लिया। और इस चक्कर में 2-3 सीटें महानगर के अंदर भी गड़बड़ हुई थी, मुंबई और उसके सबअर्बन एरिया में भी गड़बड़ हुई थी। ये गड़बड़ी विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने जब खुद मध्यस्थता की जिम्मेदारी संभाल ली है तब होने नहीं जा रही है। तो सवाल उठता है कि एक तरफ बाबा सिद्दीकी कांड, दूसरी तरफ गुजरात लॉबी के हस्तक्षेप से परेशान मराठी मानुष और जनभावना, तीसरी तरफ दलित नेतृत्व को लेकर के जो सवाल था वो कांग्रेस पार्टी ने जब खुद आगे बढ़ करके उसे संभाल लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा सीधे सीधे जमीन पर उतार दिया गया। और उन सब से आगे हरियाणा से सबक लेकर राहुल गांधी जिस प्रकार से टिकट बंटवारे के मामले को व्यक्तिगत तौर पर कई बार खुद देखते हुए दिख रहे हैं, और जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि एक एक सीट पर माइक्रोस्कोपिक व्यू है राहुल गांधी का, एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो गड़बड़ 2020 में बिहार में हुई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सीटें खराब कर दी। बात सही भी थी, 70 में से केवल 19 जीती, 51 हार गई थी। इस वजह से नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी की एक कमजोरी हरियाणा में भी दिखी, जहां जीती बाजी हार गए। और लोकसभा चुनाव में तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, काफी हद तक राजस्थान, जहां सीटें मिली लेकिन जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। तो ये सांगठनिक कमजोरी, किसे सिंबल दिया जाए, किसे पार्टी का टिकट दिया जाए, ये कांग्रेस पार्टी लगातार गलतियां करती गई। और यही कारण है कि संगठन की कमान छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बीच इस बार बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर भी और कुछ हद तक प्रत्यक्ष तौर पर भी। क्योंकि एक एक जिले के कार्यकर्ताओं से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, और खासकर उस इलाके में जिधर कांग्रेस मजबूत है, महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका, उस इलाके में एक एक जिलों के कार्यकर्ताओं से जो सीधा संपर्क हुआ और उस संपर्क के माध्यम से एक समानांतर फीडबैक चैनल डेवलप हुआ कांग्रेस पार्टी में सीधा राहुल गांधी तक, वो इस बार कई सारे किंतु परंतु का जवाब देने के लिए सक्षम होता प्रतीत हो रहा है। अब लिस्ट आ जाने दीजिए, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और उस लिस्ट के पहले जिस तरह की एकता की झलक दिखाई दी है, सब साथ बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, एक एक सीट पर, सभी 288 सीटों में एक एक सीट पर बहुत माइन्यूट स्क्रूटनी हो रही है, बहुत सूक्ष्मता के साथ उसका विश्लेषण हो रहा है कि आखिर कौन सा कैंडिडेट यहां महायुति के सामने जीत ही नहीं बल्कि बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेगा। पार्टियां नहीं देखी जा रही। कांग्रेस के पास कैंडिडेट है तो कांग्रेस को दे दो, शिवसेना के पास यानी यूबीटी शिवसेना, उद्धव ठाकरे के पास कैंडिडेट है उन्हें दे दो, शरद पवार के पास कैंडिडेट है उन्हें दे दो। ये इस भावना से चल रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट महायुति में क्या चल रहा है? महायुति में यही चल रहा है कि सीट बंटवारा नहीं हुआ, बीजेपी की 99 कैंडिडेट की लिस्ट आ गई। और उसके बाद खबरें आ रही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा जो बीजेपी की लिस्ट में शामिल है, अब वो उस पार्टी से न लड़कर सहयोगी दल जो एनडीए में सहयोगी दल है, सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी, वो उससे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो सीट उनके खाते में जा रही है। हड़बड़ी इतनी थी कैंडिडेट डिक्लेयर करने की कि समझौते का इंतजार नहीं किया गया। ये स्थिति है महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में, 3 पहियों वाली तिपहिया सरकार में। लेकिन इसके उलट
एक एक सीट का खाका जब तैयार हो रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि चूंकि एक ही चरण में चुनाव है, तो जिस तरह से 2015 में 3 दल बिहार के चुनाव में भी थे और तब उसे इंडिया गठबंधन को महागठबंधन बिहार में कहते थे, जैसे महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कहते हैं, बिहार की सभी 243 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया था। तीनों दलों के नेता बैठकर कर दिए थे, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। वही संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में भी सभी 288 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट का ऐलान हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे किस्तों में भी ऐलान हो सकता है, लेकिन दोनों संभावनाएं जब बनी हुई है तो आगे आगे देखते जाइए। महाराष्ट्र का चुनाव संख्या के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों की दिलचस्पी अब इस बात के लिए हो गई है कि तिपहिया सरकार, जो महायुति सरकार अभी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी जो उसका सबसे बड़ा विधायक दल है, पिछली बार 106 सीटों तक पहुंच गई थी, इस बार वो 50 के आंकड़े को छू पाती है या नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक साख को महाराष्ट्र में बट्टा लगने से रोक पाती है या नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मराठी मानुस के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर बट्टा लगना ये बड़ा मुद्दा है, उनकी राजनीतिक साख पर बट्टा लगना, या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की साख पर बट्टा लगना बड़ा मुद्दा है। इसी के बीच चुनाव सिमट गया है, इसी के बीच भावना आहत गैंग भी सक्रिय हो गया है, और इसी को रोकने के लिए बटेंगे तो कटेंगे टाइप मामला भी पोस्टर के रूप में सामने आने लगा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे उस राज्य में जिस राज्य में पार्टियां ही बांट दी गई, एनसीपी बांट दी गई, शिवसेना बांट दी गई, और उस राज्य में जाकर बटेंगे तो कटेंगे वाली बात की जा रही है, पोस्टर लग रहे हैं। राजीव कुमार का आयोग ऐसे पोस्टर पर एक्शन भी नहीं ले रहा है, तो राज्य के लोगों को अब गुस्सा से ज्यादा हंसी आने की स्थिति बन रही है। देखते जाइए 23 नवंबर को किसकी हंसी और किसकी हंसी उड़ती है, किसकी हवाई उड़ती है, दोनों चीजें देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।